हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार हमारी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप मेरे बताए अनुसार अध्ययन कर रहे होंगे। आज जैसा कि पिछले अध्यायों में पिछले व्याख्यानमाला में मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में बताया। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब होता है, शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध के प्रमुख कारण, और आज उन कारणों के बाद हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसमें है शीत युद्ध के साधन कौन कौन से हैं। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि युद्ध एक तरह से लड़ाई जिसमें वेपन्स, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, इन सभी का प्रयोग होता है युद्ध में। ये सभी जानते हैं और दिमाग में यही बनता है कि आखिर युद्ध है तो स्वाभाविक है कि साधनों का प्रयोग हुआ होगा, अस्त्र शस्त्र वगैरह। लेकिन जैसा कि मैं शीत युद्ध के दौर के बारे, शीत युद्ध का अर्थ जो मैंने बताया उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह एक वैचारिक और अपने वैचारिक मतभेद और वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें ये 1945 के बाद शुरू हुआ। इसके साधन कौन कौन से, किन साधनों से ये लड़ाई लड़ी जाती है। युद्ध में प्रायः अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता है, किंतु शीत युद्ध के साधन निम्नलिखित थे। इसमें कोई अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद का प्रयोग नहीं किया जाता। अब कैसे इसका प्रयोग, कौन कौन से बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रचार। दो देशों के बीच से महाशक्तियां जो थी, पश्चिम शक्ति अमेरिका और रूस, सोवियत रूस, इन दोनों के बीच जब इस शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो शीत युद्ध जब चल रहा था इन दोनों देशों के बीच, तो अपना अपना प्रचार कि हम ये हैं, हमारी ये खूबियां हैं, हम ऐसा करेंगे, दूसरी शक्ति इस तरह से करेगी, यानी अपनी बातों का प्रचार करके विश्व समुदाय को अपने पक्ष में एकत्रित करना प्रचार के माध्यम से। इसमें कोई हथियार की आवश्यकता नहीं है। प्रचार करके अपना पूरे विश्व समुदाय को अपनी ओर, अपने पक्ष में आकर्षित या खींचना, ये किया जाता है इसमें। दूसरा बिंदु जो आता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन। इसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति का तात्पर्य यहाँ पर हथियार से नहीं है, वेपन से नहीं है। आप में कितनी शक्ति है, आप कितने सामर्थ्यवान हैं, अपनी शक्ति इन किन प्रकार वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। अपनी शक्ति का विश्व समुदाय को प्रदर्शित की जाती है अपनी शक्ति। और इन देशों ने भी ऐसा ही किया कि अपनी शक्ति जितनी थी उन लोगों के पास, उन देशों के पास, उन्होंने अपनी शक्ति का पूरे विश्व परिवेश में प्रदर्शन किया। दो माध्यम, दो साधन। तृतीय, ऐसा करते हैं कि जो महाशक्तियां थी उन्होंने जो अन्य कमजोर तबके, आर्थिक तौर पर जो अविकसित राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया। अब दो महाशक्तियां थी, अमेरिका ऐसे अल्प विकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने लगा, रूस देने लगा। तो इस प्रकार से जो सोवियत रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था, उसमें इन राष्ट्रों के द्वारा, दोनों महाशक्तियों के द्वारा विश्व समुदाय, जो छोटे अल्प विकसित राष्ट्र थे, उनको आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया। और स्वाभाविक है, आप जानते हो कि जब किसी कमजोर व्यक्ति को अर्थ दे दिया जाए तो वो आपकी तरफ झुक जाता है, कि उसका रुझान या उसके विचार आपकी ओर झुकने लग जाते हैं। और इस प्रकार से विश्व समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ किया। तीन साधन, इसमें अभी हथियार विपन्स की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा, जासूसी करवाना। स्वाभाविक है, जब दो महाशक्तियों के बीच लड़ाई जो चल रही थी शीत युद्ध की, उसमें एक देश ने दूसरे राष्ट्र की जासूसी करवाई कि उस राष्ट्र में क्या हो रहा है, वहां पर क्या तैयारी चल रही है, वहां पर और आगे क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसी है, क्या नीति है। इस प्रकार से जासूसी करवा करके भी वहां पर उसकी कमी को पकड़ने का प्रयास किया जाता है दूसरे देश के अपने माध्यम से। एक देश दूसरे देश की
जासूसी करवा करके वहां की कमी को पकड़ने का, वहां की तैयारी को पकड़ने का प्रयास करता है और उस कमी को पकड़ के उस कमी के माध्यम से दूसरे राष्ट्र को परास्त करने का प्रयास करता है। आगे चौथा जो पांचवा है कूटनीतिक प्रयास। कूटनीति तो जो है ये शीतयुद्ध का सबसे प्रमुख साधन है। कूटनीतिक प्रयासों से विश्व परिवेश के जो विश्व समुदाय है, विश्व समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। कूटनीतिक प्रयासों से अपनी ओर आकर्षित किया जाता है और यह शीत युद्ध का सबसे प्रमुख साधन है कूटनीतिक प्रयास। और मैं तो ये कहूंगा जो कूटनीति शब्द है वो चारों पॉइंट इसी में समाहित हो जाते हैं। कूटनीति सबसे बड़ा अस्त्र है शीत युद्ध का कूटनीतिक प्रयास। कूटनीतिक प्रयास के माध्यम से ही दूसरे देश पर विजय प्राप्त की जा सकती है शीत युद्ध के दौर में। तो कूटनीतिक प्रयास से ये सभी पूरे समाहित हो जाते हैं कूटनीतिक प्रयास में। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि शीत युद्ध के कौन कौन से साधन है, किन साधनों से, किन हथियारों से शीत युद्ध की लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है। उसमें हमने 5 साधनों को आपको बताया। आपको इसमें कोई शंका हो तो आप हमारे लिए अपने ग्रुप में अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। मैं आपको बराबर रिप्लाई करूंगा। और इस प्रकार से आगे अब एक पॉइंट आता है, एक नया टॉपिक आता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट किसी भी गुट में, निरपेक्ष यानी किसी भी गुट में ना होना, किसी भी गुट यानी किसी भी महाशक्ति के साथ ना होना गुट निरपेक्ष आंदोलन कहलाता है। और आगे विस्तार से अपन इसको थोड़ा समझेंगे कि गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख बिंदु क्या है और इसके आधारभूत तत्व क्या होते हैं। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ, अभी शीत युद्ध के बारे में चल रहा था। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? इसका अर्थ है कि जब कोई देश या देशों के सैन्य समझौते से, जब कोई देश या देशों के सैन्य समझौतों से अपने आप को, जब किसी देश या एक दो देशों के बीच सैन्य समझौते हुए हैं, जिन देशों के बीच सैन्य समझौता हुआ है उस सैन्य समझौते से अपने आप को अलग रखना। उदाहरण के लिए दो देशों के बीच सैन्य समझौते हो जाते हैं। अब तीसरा देश यदि उस ना इस तरफ रहेगा ना इस तरफ रहेगा, ना उनके समझौते को भी हाँ कहेगा कि अच्छा है, अपने आप को उस सैन्य समझौते से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही किया जाता है, उसे गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता है। यानी किसी भी दो देशों के सैन्य समझौतों के से अपने आप को दूर रखना क्या कहलाता है? गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता है। यानी किसी भी गुट के साथ ना रहना, ये इसका अर्थ हुआ। और आगे थोड़ा सा देखते हैं, जब कोई देश स्वयं को किसी गुट के साथ ना जुड़ने की पॉलिसी या नीति अपनाता है। गुट से तात्पर्य जब लड़ाई होती है, शीत युद्ध है या दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है, तो हमें ना इस देश के साथ रहना ना इस देश के साथ रहना, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो इसको पुनः अपन रिवाइज करेंगे। जब कोई देश स्वयं को किसी गुट के साथ जुड़ने की नीति अपनाता हो, ना जुड़ने की नीति अपनाता हो, किसी भी गुट के साथ ना जुड़ने की नीति अपनाता हो, यानी स्वतंत्र पॉलिसी, ना इसके साथ ना उसके साथ अपनाता है, तो उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जब एक देश किसी भी गुट के साथ ना हो, उससे दूरी बना के रखे, तो ऐसी पॉलिसी को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। भारत में इस आंदोलन को, गुट निरपेक्ष आंदोलन को नेहरू जी ने मूर्त रूप दिया, विशेष उन्होंने इस पर जोर दिया था नेहरू जी ने, और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और भारत ने अपनी विदेश नीति का मूल आधार बनाते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। यानी किसी भी सैन्य शक्ति या सैन्य समझौते के साथ, किसी भी महाशक्ति के साथ ना होना, अच्छा जहां जो न्याय नीतिगत होगा उसके साथ होगा। कोई भी दबाव में कार्य ना करना, किसी महाशक्ति के दबाव में कार्य ना करना गुट निरपेक्षता कहलाती है। नेहरू जी ने इसको मूर्त रूप दिया। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदुओं में सर्वप्रथम हम पहला बिंदु देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख बिंदु क्या थे। नंबर 1, किसी भी देश के साथ गुटबंदी में न रहना। स्वाभाविक है,
आपने अर्थ पढ़ा, अर्थ के बाद प्रमुख बिंदु भी कह सकते हैं, इसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने अर्थ पढ़ने के बाद एक शॉर्ट आउट इसको हम करके देख रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किसी भी देश के साथ गुट में ना रहना स्वाभाविक है। मैंने बताया था, इसमें अंडरस्टैंड समझाने की बात कही नहीं है। दूसरी प्रमुख बिंदु भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं, लक्षण भी कह सकते हैं। दूसरा है आक्रामक संधि से दूर रहना, यानी जो हिंसात्मक रवैया अपनाते हैं, जो देश जो हिंसात्मक रवैया अपनाते हैं, आक्रामक रवैया अपनाते हैं, ऐसी कहीं यदि आक्रामक संधि होती है किन्हीं दो देशों के बीच, तो उन आक्रामक संधि से अपने आप को दूर रखना ये हमारी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति है। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख बिंदु भी होते हैं। कोई भी देश हो, हमारे से नहीं है, भारत से नहीं है, तो आक्रामक कुल मिलाकर के हिंसात्मक और आक्रामक जहां स्थिति हो, उससे, उस संधि से, उस समझौते से अपने आप को अलग करना कि इसका सेकंड प्रमुख बिंदु होता है। तृतीय बिंदु जो होता है शीत युद्ध से पृथक रहना। आखिर वही बात आ गई, जब दो महाशक्तियों के बीच 1945 के बाद शीत युद्ध की अपने वर्चस्व की लड़ाई, अपनी विचारधाराओं, पृथक विचारधाराओं की जो लड़ाई हो रही थी, शीत युद्ध से पृथक रहना गुटनिरपेक्ष नीति का ये आंदोलन है। जो भी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक हैं या सदस्य हैं, वो सभी देश शीत युद्ध से बराबर दूरी बनाए रखे, यानी उतनी ही दूरी अमेरिका से, उतनी ही दूरी सोवियत रूस से, ना सोवियत रूस के पास ना अमेरिका के पास, दोनों से समान दूरी बनाए रखी गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले देशों में। और ना अमेरिका के साथ रहे ये देश, ना रूस के साथ रहे, ये रहे स्वतंत्र नीति रही, जो अच्छा या न्यायोचित था उसी का इन देशों ने हमेशा समर्थन किया। तीसरा आता है शीत युद्ध से पृथक हो गया, सॉरी। चौथा आता है न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना, यानी हमारी विदेश नीति का मूल आधार है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता हमारी विदेश नीति का आधार है, किसी भी गुट के साथ हम नहीं है, जो न्यायोचित होगा, चाहे अमेरिका न्यायोचित बात कर रहा हो या सोवियत रूस न्यायोचित बात कर रहा हो या अन्य कोई देश न्यायोचित बात कर रहा हो, उसके साथ हम किसी महाशक्ति के बहकावे में कतई नहीं आएंगे। यानी भारतीय विदेश नीति का प्रमुख जो मूल मंत्र है वो गुटनिरपेक्षता है, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो इसका एक और बिंदु आता है गुटनिरपेक्षता है विदेश नीति का, कि ऐसे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों का एक और एजेंडा है कि न्यायोचित पक्ष में चाहे कोई भी हो, चाहे वो विश्व शक्ति हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, वो सही है तो उसका साथ है, वो सही नहीं है तो उसके साथ नहीं है। यानी न्यायोचित पक्ष जो होगा, अपनी विदेश नीति को न्यायोचित पक्ष के अनुसार संचालित किया जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों द्वारा। यही इसके प्रमुख बिंदु थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। अब आगे इसकी जो स्थापना हुई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 1965 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुई थी। और आप जानते हैं कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार रहा है, इसके सदस्य देश हैं। आगे आधारभूत इसके तत्व क्या है गुटनिरपेक्ष नीति की, कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं, केंद्र तत्व, इसका सारांश क्या है, इसका सारगर्भित बात क्या है, आधार क्या है इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति का। सर्वप्रथम किसी सैन्य गुट का सदस्य ना होना। यदि अभी अपन बिंदु में बढ़ गया कि किसी भी सैन्य संगठन के समझौते के साथ या किसी सैन्य गुट बना के किसी का, जैसे नेटो, सेंटो, इस तरह के जो गुट बनाए गए देशों द्वारा, महाशक्तियों द्वारा, तो जो नीटो वगैरह देश है, जो सैन्य संगठन है, सेंटो, नीटो, सीटो जो भी है, इनके सदस्य जो सैन्य संगठन है, इन सैन्य संगठनों से दूर रहना, ना किसी सैन्य संगठन का सदस्य नहीं बनना, ये इसका आधारभूत तत्व था। दूसरा और आधारभूत तत्व क्या है, आर्थिक विकास का खाका। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि पश्चिम देशों के यूरोपियन देशों से उस समय स्वतंत्रता चल रही थी, यूरोपियन देशों से जो अपने जैसे देश हैं इनसे स्वतंत्रता का दौर चल रहा था, तुरंत कुछ उस समय स्वतंत्रता काफी देश स्वतंत्र हो गए थे। अब समस्या ये थी कि वो विकसित थे, अल्पविकसित थे, ऐसे में उनकी अर्थव्यवस्था खराब थी स्वतंत्र देशों की, जो यूरोप और पश्चिम देशों
के कब्जे में जो उपनिवेश रहा हमारे देश जैसे, तो आर्थिक विकास उनकी यदि वो किसी गुट के साथ हो जाते तो वो उसी गुट के साथ होके रह जाते, फिर दूसरा गुट उसको सहायता देने के लिए मना कर देता। जब किसी गुट में नहीं रहेंगे तो हो सकता किसी गुट नहीं है तो दोनों गुट अपने को सहयोग करें, और अन्य जो सदस्य राष्ट्र थे हैं यानी उस समय उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। इस कारण से उन्होंने किसी भी सैन्य संगठन या किसी भी शक्ति के साथ जाना उचित नहीं समझा, जिससे उनका आर्थिक विकास और मदद मिलती रहे उन महाशक्तियों से बराबर दूरी बना। तीसरा जो पॉइंट था, उपनिवेशवाद का विरोधी हो। स्वाभाविक है, सदस्य देशों की एजेंडा था जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं उसका एक एजेंडा एक और था, एक बिंदु और था कि उपनिवेशवाद। जब एक देश दूसरे देश में आकर के व्यापार का केंद्र बना लेता है, पहला देश दूसरे देश में आकर के व्यापार का या अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने लग जाता है, तो प्रथम देश द्वारा जो दूसरे देश पर व्यापार केंद्र बनाया गया वो दूसरा देश उस प्रथम देश का उपनिवेशक कहलाता है, यानी गुलाम व्यापारिक तौर पर। तो उपनिवेशवाद पश्चिम यूरोप या यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश थे वो उपनिवेशवाद के समर्थक थे। तो इस तरह के उपनिवेशवाद के 10 देश जो अभी नकली रहे थे, तो यदि किसी जो पश्चिम देशों के समर्थक उपनिवेशवाद का जो समर्थक देश होगा उनके साथ जाना उचित नहीं समझा इन देशों ने, क्योंकि ये भुक्तभोगी थे उपनिवेशवाद के। तो ऐसे जो देश हैं जो उपनिवेशवाद के हमेशा विरोधी रहे हैं उनको इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्यता दी गई, उनकी ऐसी पॉलिसी थी। अगला जो चौथा है, स्वतंत्र नीति पर चलता हो। स्वाभाविक है, तमाम लोगों को पढ़ने के बाद हमें जानते हैं ना इस देश ना किसी गलत के साथ ना, जो सही है यथार्थ है न्याय है उसका साथ देना, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बिंदु या आधारभूत या इसका सार है इसका, इस आधार पर ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा है जिसकी नींव पड़ी है। यानी स्वतंत्र नीति पर हो, किसी भी मुंह देखी जैसी पंचायत ना करता हो या देख करके तुरंत इसकी बात वहां की बात ना करता हो, ऐसे देश यानी स्वतंत्रता की नीति जो सही नीति है उस पर चलने वाला देश हो, ऐसे गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख आधारभूत तत्व है। आगे पांचवा, किसी बड़ी शक्ति को अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति ना दी हो। आप जानते हैं कि जो महाशक्तियां हैं अपने देश से दूसरे देश पर पड़ोसी देशों पर तो अटैक कर सकती हैं, लेकिन उसको और दूर अटैक करना है तो वो फिर छोटे देशों को अपने सैन्य अड्डे बनाने को आकर्षित करते हैं। छोटे देशों के में अपने सैन्य अड्डे बनाने का प्रयास करते हैं महाशक्तियां। यदि ऐसे कोई राष्ट्र हैं जो महाशक्तियों के द्वारा उन छोटे राष्ट्रों में सैन्य अड्डा बनाने का उस छोटे राष्ट्र में और महाशक्ति को परमिशन देती हो, तो ऐसे राष्ट्र को गुटनिरपेक्ष नीति में शामिल नहीं किया जाता। वो गुटनिरपेक्ष नीति में नहीं आया, गुट में आ गया फिर सैन्य अड्डा बनाने की परमिशन दे रहा। तो इस प्रकार से किसी बड़ी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने की परमिशन उस राष्ट्र ने ना दी हो। गुटनिरपेक्ष नीति का एक तत्व है, और राष्ट्र भावना हो, अपने देश के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। इस प्रकार से बच्चों हमने आज से कृषि के साधन कौन कौन से तृतीय व्याख्यान माना में इस लेक्चर टाइम में इसके साधन क्या हैं, फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आर्थिक प्रमुख बिंदु, उसके तत्व जिस पर वो बनाया गया, उसकी बेस, उसकी नींव जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, उसके बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफी है। हम चेक पॉइंट देंगे आपके लिए। प्रथम क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ बताइए। स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सामने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ बताइए। इसको मैं अभी इसको शॉर्ट आउट करके स्क्रीनशॉट करके या इसको हम फोटो निकाल करके आपको ग्रुप पर भी सेंड कर देंगे। दूसरा है फोटो स्कैन करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, आपके सामने है, आप लिख सकते हो, देख करके आप समझे हो। और एक दोनों क्वेश्चन की आप आंसर आप अपनी कॉपी पर लिख के उसका आप आंसर हमारे लिए रिप्लाई कर सकते हैं, अपने ग्रुप पर डाल सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे द्वारा जो आपको बताया गया इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बेझिझक आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने का, आपकी समस्या का समाधान करने का भरसक
प्रयास करूंगा। आपका सहयोग हमें बहुत आवश्यक है। जैसे मुझे भी लगे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लगे कि आपको मुझे भी लगे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा है। जब तक आप क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब तक पढ़ाने का औचित्य ही खत्म हो जाता है। तो बच्चों बेझिझक मेरा होकर के आप अपने मन के प्रश्न का समाधान हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना काफी है। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड डे।